प्यारे बच्चों, परिसर अध्ययन भाग 1 के दूसरे पाठ के पहले भाग में हम लोगों ने पिछले दिन देखा कि किस तरह से वर्ष और वर्ष के दिन होते हैं। पृथ्वी किस तरह से सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। आज दूसरे भाग में इसके देखेंगे ग्रेगरियन प्रणाली वाले कैलेंडर में सामान्यतः एक वर्ष 365 दिन का होता है। कितने दिन का? 365 दिन। अर्थात पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का समय लेती, एक वर्ष का समय लेती है। कल हमने बताया था कि 365 दिन में एक वर्ष माना जाता है, लेकिन पृथ्वी यह चक्कर लगाने के लिए वास्तव में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का? 6 घंटे का समय। तो 6 घंटे 4 साल मिलने के बाद वो एक दिन हो जाता है। इसलिए 4 साल में वह 6 घंटा मिलकर जो 24 घंटा हो जाता है, वह एक दिन और बढ़ जाता है। इसलिए हर 4 साल बाद जो वर्ष का दिन होता है वो 365 दिन नहीं बल्कि 366 दिन होता है। अर्थात 3 वर्ष तो फरवरी महीना 28 दिन का रहेगा और चौथे वर्ष वह फरवरी महीना 29 दिन का होता है। तब पूरे साल का दिन 365 की जगह पर 366 दिन का हो जाता है और इसको कहते हैं अधिवर्ष, या इसे ही कहते हैं लीप ईयर, अंग्रेजी में कहते हैं लीप ईयर। तो इसको अच्छी तरह समझ लो कि हर 4 साल, चौथे साल में फरवरी महीना जो है 29 दिन का होता है। और होता किस किस दिन है? जैसे अभी 2020 था, इसमें फरवरी 29 दिन का था। अब अगला ग्रेगोरियन वर्ष ये आएगा 2024 में, 4 साल बाद। उसके बाद 2028 में, फिर 2032 में। अर्थात हर 4 साल बाद ग्रेगोरियन वर्ष आता है और जिसमें पूरे साल में दिनों की संख्या होगी 366। तो कह सकते हो 2020 में कुल 266 दिन होंगे, फिर 2021 में 365 दिन ही होंगे। 2020 में 366, आगे फिर 365, 3 साल, फिर चौथे साल हो। इसी तरह से पृथ्वी पर दिन और रात ये दोनों समय समान नहीं होता। पिछली कक्षा में अर्थात चौथी कक्षा में तुम्हें पढ़ाया गया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इस झुकी होने के कारण यह होता है कि दिन और रात हमेशा 12-12 घंटे के बराबर समान नहीं होते। 22 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन का समय अधिक होता है, अर्थात दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, इसलिए गर्मी ज्यादा होती है। इसी तरह से जब यहाँ गर्मी ज्यादा होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में रात्रिमान जो होता है वह बड़ा होगा, और अर्थात रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है, इसलिए वहां पर ठंडी ज्यादा, वहां पर शीतकाल होता है। अर्थात टोटल दिन का समय, दिवस का समय 24 घंटा ही होता है। अगर रात बड़ी होगी तो दिन छोटा होगा, दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। 23 सितंबर से 22 मार्च तक की जो काला समय होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में दिनमान अधिक होता है, इसलिए वहां पर गर्मी होगी। अर्थात ये समय हमेशा बदलता रहता है, लगभग 6 महीने समझ लो। यदि अधिवर्ष हो तो ऊपर के दिनांकों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, एक दिन का। भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी का महीना, वर्षा ऋतु में पानी बरसता है। वर्तमान समय में यह वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और इसके बाद शीत ऋतु आता है, और तीनों में क्रम बने होते हैं। अर्थात ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद शीत ऋतु और शीत ऋतु के बाद फिर से ग्रीष्म ऋतु आती है।
ऐसा माना जाता है। आप इसी प्रकार हम वर्ष भर में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर को भी ऋतुएँ मानते हैं। क्योंकि तुम्हें हिंदी भाषा में आगे बताया जाता है कि 6 ऋतुएँ हमारे यहाँ मानी जाती हैं। इसी तरह बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर अर्थात 6 ऋतुएँ होती हैं। तो इन 6 ऋतुओं का एक चक्र होता है और एक क्रम से चलता रहता है। और इन्हीं ऋतुओं के हिसाब से कुछ पर्व और उत्सव जो समय-समय पर होते हैं, उन निश्चित ऋतुओं में ही उनको मनाया जाता है। अब हम आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा की कलाएँ। जैसा कि जानते हो सूर्य रोज आकार में एक जैसा निकलता है, जैसा अस्त होता है, सूर्य में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन चंद्रमा ये निरीक्षण करोगे तो चंद्रमा का आकार रोज बदलता हुआ दिखाई देता है। पिछले पाठ में हम पढ़ चुके हैं चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह है अर्थात वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। और चंद्रमा में चंद्रमा की अपनी कोई चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के दूसरी तरफ चला जाता है और वहां पर सूर्य की पूरी रोशनी उसको नहीं मिल पाती, जितने भाग में रोशनी मिलती है वही भाग चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं चंद्रमा का आकार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और फिर आगे चलकर बोलते हैं कि अमावस्या के बाद फिर उसका आकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब पूरा चांद दिखाई देता है उसे कहते हैं पूर्णिमा। अर्थात पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है और अमावस्या को चांद दिखाई ही नहीं देता। अर्थात पूर्णिमा को पूरा चांद और अमावस्या को चांद नहीं दिखाई देता। अब पूर्णिमा अमावस्या होती क्या है, कैसे कैसे क्या है? देखो, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है, परिक्रमण करती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमण करता रहता है। तो इस अवस्था में होते-होते क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। या एक स्थिति ऐसी हो सकती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी रहती है, अर्थात पृथ्वी की दूसरी तरफ चला जाता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है। तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशित तो होता नहीं, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसलिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जितने भाग पर पड़ता है वही भाग दिखाई देता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पूरा पड़ता रहता है और चंद्रमा हमें साफ साफ दिखाई देती रहती है। इसको अच्छी तरह समझते हो। पूर्णिमा से अमावस्या तक, अर्थात पूर्णिमा से अमावस्या तक जो चंद्रमा का भाग है, पृथ्वी के दिखने वाला प्रकाशित भाग क्रमशः घटता जाता है। घटते घटते एक दिन इतना घट जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसको कहते हैं अमावस्या। फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक वह बढ़ता जाता है, बढ़ते 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 एक दिन वो पूरा चांद दिखाई देता है, इसे पूर्णिमा कहते हैं। और इसी घटने और बढ़ने को ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। यदि ये प्रश्न पूछा जाए चंद्रमा की कलाएं क्या हैं, तो चंद्रमा कह सकते हो कि पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग कम होता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक उसका प्रकाशित भाग बढ़ता जाता है। इसे ही हम चंद्रमा की कला कहते हैं। अब चंद्रमा जो घटने बढ़ने के है उसे हम कहते हैं तिथियां। तिथियां अर्थात प्रतिपदा, प्रतिपदा से लेकर के द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उसके बाद आ जाता है अमावस। और फिर अमावस से अगले दिन फिर आ जाता है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। इस तरह से बढ़ते बढ़ते फिर चतुर्दशी के बाद आ जाएगा पूर्णिमा। और यह क्रम हमेशा चलता रहता है। तो कह सकते हैं अमावस्या से पूर्णिमा की स्थिति में आने के लिए चंद्रमा को 14 से 15 दिन लगते हैं।
कभी कभी किसी तिथि का लोप या कभी किसी तिथि का बढ़ोतरी हो जाता है, उसको हम आगे देखेंगे। और अब दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष कहलाता है शुक्ल पक्ष, एक कहलाता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा के बाद जो पृथ्वी चंद्रमा का भाग, पृथ्वी को प्रकाशित भाग थोड़ा थोड़ा घटने लगता है और 14-15 दिनों के बाद फिर से अमावस्या आती है, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। ऐसा याद कर सकते हो या समझ सकते हो, कृष्ण का मतलब होता है सांवला या काला। तो जब अमावस्या आने को होती है तो यह भाग कहलाता है कृष्ण पक्ष, और जब उजाला आने के साथ पूर्णिमा आने को होती है तो वह 15 दिन, 14 या 15 दिन का भाग कहलाता है शुक्ल पक्ष। तो यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यह क्रम से आता जाता है, अर्थात एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक का जो समय होता है वह 28 से 30 दिनों तक हो सकता है। हाँ? और इसी को कहते हैं चंद्रमास। अमावस्या से अमावस्या के समय को कहते हैं चंद्रमास। तो प्रत्येक दिन को चंद्रमास की तिथि कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक के दिन को चंद्रमास की तिथि कहते हैं। अब ध्यान समझ लीजिए कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होती है, अर्थात सूर्य पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है, अपने धुरी पर चारों ओर घूमती रहती है, उसके कारण से दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अर्थात परिक्रमण करती है, उस परिक्रमण के कारण ऋतु चक्र होता है, अर्थात ग्रीष्म, उसके बाद शरद, उसके ग्रीष्म, उसके बाद वर्षा, उसके बाद शरद ऋतु, ये क्रम से आती रहती है। ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। अब देखो अपने तुम्हारे स्क्रीन पर ये बहुत स्पष्ट रूप से चंद्रमा की कलाएं दिखाई दे रही हैं, अर्थात अमावस्या के बाद चंद्रमा थोड़ा सा भाग प्रकाशित होता है, दिखाई देता है, दूसरे दिन थोड़ा और ज्यादा, तीसरे दिन और ज्यादा, चौथे दिन और ज्यादा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक दिन चंद्रमा पूरा जब दिखाई देने लगेगा रात को, तो उसे कहेंगे पूर्णिमा। और पूर्णिमा के बाद फिर से इसी आकृति में आप देखोगे, अगर पीछे की तरफ आते जाओ तो धीरे धीरे घटते 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 एक दिन एकदम नंबर 1 वाले समय पे स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, उस स्थिति को कहेंगे अमावस्या। ऐसा कह सकते हैं, अमावस्या जो है एक पखवाड़ा का होता है, उसके बाद अमावस्या के बाद आएगा पूर्णिमा, इसे कहेंगे शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा के बाद एक पखवाड़ा या एक पक्ष होता है, उसके बाद अमावस्या आएगा, और इस सब ये कहलाता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को कहते हैं चंद्रमास, अर्थात एक मास, चंद्रमास। हम लोग इस भाग में यहाँ तक देखें, तुम्हारे सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, मुख्य बातें, इस पाठ की मुख्य बातें हैं, इसको अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से लिख लो। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिक्रमण के कारण हमें चंद्रमा कलाएं दिखाई देती हैं। एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक की कालावधि को चंद्रमास कहते हैं, और चंद्रमास लगभग 28 से 30 दिनों का होता है। पूर्णिमा को समाप्त होने वाले चंद्रमास के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष, इसी प्रकार अमावस्या के साथ समाप्त होने वाले पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमास के दिनों को तिथि कहते हैं। इसके दूसरे पाठ के दूसरे और अंतिम भाग में हम लोगों ने इतना सब देखा। अपनी कॉपी पर कौन कौन से पक्ष होते हैं, पक्षों की तिथियों के नाम और ऋतुओं के नाम, 6 ऋतुओं के क्रम से नाम, ये अपनी कॉपी पर लिख डालो। आज बस इतना ही। इस पर आधारित जो प्रश्न होगा वो हम अगले भाग में पूछेंगे, जिसके उत्तर के लिए तुम लोग तैयार रहोगे। अर्थात इस दूसरे भाग में हम लोगों ने चंद्रमा, मुख्य रूप से चंद्रमा के और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों बातों को अच्छी तरह से सीखा तथा पक्ष के विषय में जानकारी।
आज बस इतना ही और इस पर आधारित प्रश्न हम अगले भाग में देंगे।